हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स, और इससे पहले हम 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का चौथा लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब बेटा लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 20 जून को है और आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एकदम जुट जाइए तैयारी करने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर, हाउ प्रिंसिपल, हुड्स प्रिंसिपल और पॉली स्क्वीज़ प्रिंसिपल। उससे पहले हम लोग कुछ सीखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे उसको समझेंगे, नोड क्या होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस within which the probability of finding electron is maximum। क्या बोले? यह न्यूक्लियस के चारों ओर वह 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वह क्या कहलाता है? वह 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहता है उसको? एटॉमिक ऑर्बिटल। और नोड क्या है? 2 टर्म है। नोड आपको ध्यान रखना, नोड क्या है? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, वो आपका क्या होगा रीजन? वो रीजन होगा आपका नोड। क्या होगा? नोड, NOD। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वह कहलाएगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। और नोड बेटा 2 तरह होता है, रेडियल नोड और नोडल प्लेन। क्वेश्चंस पर आते हैं, आपको नंबर ऑफ नोड पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ नोड पूछ सकता है, रेडियल या नोडल प्लेन पूछ सकता है। तो पहले हम सीखते हैं। नोड्स आर 2 टाइप, रेडियल नोड और नोडल प्लेन। रेडियल नोड बेटा कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जो आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू होता है n - l - 1। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला है n - l - 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n - l - 1। यहां पर n क्या है? n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है? स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और स्मॉल l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। यदि आपको nl पता है तो आप नंबर ऑफ रेडियल नोड बता सकते हैं। कोई फॉर्मूला याद रखना है, n - l - 1। फिर नोडल प्लेन। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इजी है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू होता है l, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो मान होगा वही उस सब शेल में नोडल प्लेन की संख्या होगी। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू l। यदि हम बात करें टोटल नोड की, तो टोटल नोड क्या हुआ? रेडियल नोड प्लस नोडल प्लेन है। भाई टोटल नोड कितने हो गए बेटा? भाई 2 टाइप के नोड है, रेडियल नोड और नोडल प्लेन। तो यदि पूछा है टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड प्लस नंबर ऑफ नोडल प्लेन। तो रेडियल नोड प्लस नोडल प्लेन क्या होता है? तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था? n - l - 1 प्लस l। n - l - 1 प्लस l। तो प्लस l इस माइनस l से क्या होगा? कट गया, तो बचा क्या आपका? n - 1। तो आपसे यदि पूछे, सेल दिया हो और आपसे पूछे इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो आप बता देंगे n - 1 के बराबर। तो आपसे रेडियल नोड पूछे, ये फॉर्मूला यूज करना है, n - l - 1। आपसे नोडल नोड पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू l। यदि आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड पूछे, यानी रेडियल नोड प्लस नोडल प्लेन, तो उसका फॉर्मूला क्या है? n - 1। फॉर्मूले आपको तीनों याद रखने हैं, और जब आपको फॉर्मूला याद है तो नोड का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसी के लिए हमने थोड़ा आपको कैलकुलेट भी कर दिया है। यदि देखिए ध्यान से बेटा, ऑर्बिटल रेडियल नोड, ऑर्बिटल रेडियल नोड। यदि आपका 1s है, 1s में क्या हुआ? फॉर्मूला हमारा क्या था? n - l - 1। क्या फॉर्मूला हमारा है रेडियल नोड का? यहाँ लिख दे रहे हैं n - l - 1। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। इसमें n का मान क्या है? 1। s के लिए l का मान क्या होता है? 0। s के लिए l का मान 0। तो 1 - 0 - 1 मतलब 0 हुआ, 1 कट गया। 2s के लिए क्या होगा बेटा? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू अभी भी 0 है, तो 2 - 0 - 1 ओके। 3s के लिए 2 - 0 - 1 2। 4s के लिए 4 - 0 - 1 ओके। उस तरह ये p के लिए, तो p के लिए l का मान कितना होता है? 1 होता है। फॉर p सबशेल l की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो 2 - 1 - 1 कट जाएगा बेटा, -2 और +2 का कट क्या हो जाएगा? 0। तो 2p के लिए
रेडियल नोड क्या होगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 होगा। 3 पे के लिए 3 -1 -1 1 बचेगा। 4p के लिए बेटा देखिए ध्यान से, 4p के लिए n का मान 4 और l का मान 1 हुआ ना p के लिए, तो 4 -1 -1 कितना बचा, 2 बचा। 5p के लिए बेटा, 5p के लिए n का मान 5 और p के लिए l का मान 1, तो 5 -1 -1 3 बचा। ओके, उसी तरह आपका 3d के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 3 है यहाँ पर, d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 3 - 2 - 1 0। 4d के लिए 4 - 2 - 1 बचेगा भाई। 4 - 2 - 1 तो -2 और -1 में लगेगा, -3 हो गया, 4 - 3 कितना होगा, 1 हुआ। 5d के लिए बेटा 5 - 2 - 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होगा 5d में, 6d के लिए, 4f के लिए और 5f के लिए। इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको फॉर्मूला याद है, रेडियल नोड कैसे निकालें, नोडल प्लेन क्या फॉर्मूला और टोटल नंबर नोड का फॉर्मूला, तो नोड पर जो क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर सकते हैं। बड़ा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके बेटा, कॉपी करके बेटा, ये चैप्टर हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चैप्टर ये कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में जीआईसी लेक्चर और यूपीपीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से, वो हम उसका वीडियो आपको देंगे। चैप्टर खत्म होने से पहले भी दे सकते हैं, जैसे तैयार हो जाएगा आपको मिल जाएगा। आपको करना है वही है बेटा, उन क्वेश्चन से सीखना है कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही आपको जो बुक आपके पास हो उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारे चैप्टर कंप्लीट होने से बेटा कोई मतलब नहीं है, चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और बार बार रिवाइज करिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर। कैसे करें बेटा, क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम नंबर डेमोन्स्ट्रेशन का हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। क्वांटम नंबर का यूज आपका पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, हमेशा क्वेश्चन से आते रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि ये है क्या, क्वांटम नंबर एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एड्रेस। क्या होता है बेटा, एड्रेस। तो हम लोग इसी बात करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर। कैसे बेटा, क्वांटम नंबर क्या होता है क्वांटम नंबर, इट इज अ 4 सेट ऑफ नंबर, यह 4 नंबर का सेट है, जिसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इन 4 क्वांटम नंबर के सेट से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वह किस सेल में है, किस सब शेल में है, या किस सब शेल की किस ऑर्बिटल में है, और उसका स्पिन क्या है। ठीक, या इसको दूसरी भाषा में कहें, नंबर रिक्वायर्ड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताएगा, या और कहें नंबर दैट एक्चुअल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, क्या बताए, इट इज अ 4 सेट ऑफ नंबर, it is a 4 set of number with the help of which, it is a 4 set of number with the help of which we can get complete information about electron in the atom, या दूसरी भाषा में क्या है, उसको ये भी कह सकते हैं numbers which give लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है,
ये वो नंबर्स है जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताते हैं। क्या होता है बेटा? लोकेशन, या उसकी बात करें एड्रेस भी कह सकते हैं। These numbers give complete address of, तो ये सब बातें हैं कि 4 नंबर का सेट है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, या इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में बताएगा, या फिर यह जो नंबर्स है वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताएंगे। ठीक उसी तरह जैसे आपका यदि एड्रेस लिखा होता है ना, उसमें मकान नंबर लिखा होता है, फिर उसके बाद आपका कॉलोनी मतलब कि अपार्टमेंट नंबर होता है, मकान नंबर होगा, फिर अपार्टमेंट का एड्रेस होगा, उसके बाद आपका जो है पुलिस चौकी का एड्रेस होगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, और उसके बाद पिन कोड होगा, फिर स्टेट एंड कंट्री। तो कंप्लीट एड्रेस में आपके कई स्टेप्स होते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस में भी 4 नंबर की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो कौन कौन से बेटा 4 क्वांटम नंबर? पहला आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपका बेटा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या और क्या बोलते हैं बेटा? सबसिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक। थर्ड बेटा आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ आपका है स्पिन क्वांटम। गुड है। ये 4 क्वांटम नंबर है। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबसिडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 क्वांटम नंबर की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस मिलता है हमें। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे हमें प्राप्त होगी। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला क्वांटम नंबर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको। ये हमको क्या बताएगा बेटा? इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? इट टेल्स अबाउट शेल या ऑर्बिट। शेल या ऑर्बिट एक ही टर्म है और ऑर्बिटल अलग टर्म है, उसकी बात आगे करेंगे। इट टेल्स अबाउट शेल और ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। बेटा ये हमको उस शेल या ऑर्बिट के बारे में बताएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? प्रेजेंट है। और इट टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल। n शेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है
उसकी एनर्जी के बारे में भी कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साथ ही बेटा क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन गिवन शेल एन इक्वल टू होता है एन स्क्वायर, यानी किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा? एन स्क्वायर के बराबर में होंगे। यदि आपको कोई शेल दे दिया, पूछा इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। किसी भी शेल में उतने ही ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे बेटा? एन स्क्वायर के बराबर होंगे। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in given cell n, हमने मान लिया अभी कोई शेल है, n सेल है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? वो क्या बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा 2n स्क्वायर का बेटा, 2n स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि n सेल के लिए ऑर्बिटल की संख्या n स्क्वायर है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n स्क्वायर के बराबर होगा। तो इतनी चीजें कम से कम आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसा भी आए, आप इसको यदि आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे कॉपी करिए, इधर वाला हमने तो आपने कॉपी कर लिया है, तो हम इधर बात करते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जो दूसरा क्वांटम नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा बेटा हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबसिडियरी क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबसिडियरी क्वांटम नंबर। दूसरा बेटा हमारा है, सेकेंड वाला क्वांटम नंबर है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर और सबसिडियरी क्वांटम नंबर, और इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबसिडियरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किससे करते हैं बेटा? स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, क्या है बेटा ये? इस पे ध्यान रखना आपको क्या क्या चीज है। इट टेल्स अबाउट, यह बताएगा, इट टेल्स अबाउट सब शेल in which it tells about subshell in which electron, और क्या बताया बेटा? it tells about sub energy level for गिवन शेल। किसी दिए हुए सेल में उसका जो सब एनर्जी लेवल उसके बारे में क्या बताएगा बेटा? कैसे बताएगा? फॉर गिवन शेल, फॉर गिवन सेल एनर्जी ऑफ
सब शेल में पूछा है इस ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। किसी दिए हुए शेल के लिए एनर्जी ऑफ सब शेल क्या होता है? सबसे कम एनर्जी एस की, उससे ज्यादा पी की, उससे ज्यादा डी की, और सबसे ज्यादा एफ की। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ एज एल वैल्यू increases, as L value increases, energy of subshell जैसे जैसे L वैल्यू बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे सबशेल की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि S के लिए L का मान क्या होता है? 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है, D के लिए L का मान 2 होता है, F के लिए L का मान 3 होता है। तो किसी दिए हुए सेल के लिए सब सेल की एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? L की वैल्यू पर। जैसे L का मान बढ़ता जाएगा, एनर्जी ऑफ सब सेल इंक्रीज होता जाएगा। कॉपी कर लीजिए बेटा, ये वाला आपने कॉपी कर लिया है। फिर इसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं कि आपको और क्या चीजें ध्यान रखनी है एजीमुथल क्वांटम नंबर में। आपको हम पूरा कंप्लीट सिलेबस में पढ़ाएंगे, बट आपको करना क्या है? ध्यान से हर चीज पढ़नी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। स्किप करने से चीजें छूट जाती हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, थोड़ा कुछ और सीखते हैं। नंबर ऑफ सबशेल इन गिवन शेल इस पर जो होता है सेल नंबर। शेल का जो नंबर होगा उसमें उतनी ही सबशेल होगी। क्या करना चाह रहे हैं बेटा? यदि n स्क्वायर टू 1 है तो उसमें एक सबशेल होगा, n स्क्वायर टू 2 है तो उसमें 2 सबशेल होगा, n स्क्वायर टू 3 है तो उसमें 3 सबशेल होगा, n स्क्वायर टू 4 है उसमें 4 सबशेल होगा, n स्क्वायर टू 5 है उसमें 5 सबशेल होगा, एंड सो ऑन। कैसे बोला? देखिए हम बात करते हैं इसके आगे। L वैल्यू varies from कहां से कहां तक वेरी करती है बेटा? 0 से लेकर n-1 तक। 0 से लेकर n-1 तक L का मान क्या होता है बेटा? 0 से लेके n-1 तक होता है। तो हम लोग यहां पर कुछ और जगह आपको समझ आएगा बेटा। ये हमने रखा सर, ये आपका सबशेल, इधर आपका शेप। ओके, हम बात करने जा रहे हैं बेटा। यदि आपका क्या होगा? n स्क्वायर टू क्या है? ये n है, ये l है, ठीक है बेटा। n आपका 1 है, l का मान क्या होगा भाई? 0 से n-1 तक होगा, एक ही मान होगा, क्या होगा? 0। और वो सबशेल, एक मिनट थोड़ा और नोट करें, n ये आपका है l वैल्यू, फिर आपका सबशेल। ठीक, अब ठीक है। देखिए n का मान 1 है, l का मान क्या होगा? 0। क्या होगा बेटा? 0। और यहाँ शेप की बात करें, n का मान 1 है बेटा, l का मान 0 होगा। सबशेल कौन सी होगी? s। कौन सी सबशेल होगी? s। कौन सी बेटा? s होगी। और उसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल। क्या होता है s का शेप? स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। यदि आपका n स्क्वायर टू 2 है, n स्क्वायर टू क्या बेटा? 2 है, तो L के दो मान होंगे। कौन कौन सा होगा? 0 और 1। कौन मान बेटा? L का 0 और 1। कैसे?
क्योंकि एल का मान 0 से लेके n माइनस 1 तक होगा, तो एक मान तो 0 हो गया, दूसरा 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। यानी सेकेंड जो आपकी सेल है उसमें दो सब सेल होगी, कौन कौन सी होगी? जिसके लिए एल का मान 0 होगा और जिसके लिए एल का मान 1 होगा, यानी एस सब सेल होगा और पी सब सेल होगा। कौन सा होगा? एस होगा और पी होगा। तो एस का आपको शेप पता है, पी का शेप क्या होता है? पी का शेप होता है डंबल शेप। कौन सा होता है? डंबल शेप, डंबल शेप, ठीक, डंबल शेप। ओके, अब आते हैं आगे बेटा। यदि आपका शेल नंबर 3 है, n स्क्वायर टू 3 है, तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0, 1 और 2। कैसे मिला हमें? क्योंकि l का मान 0 से लेकर n माइनस 1 तक होगा, एक मान 0 होगा, दूसरा आपका 1 होगा, फिर n माइनस 1 कौन सा होगा? 2 होगा, और फिर दूसरा होता है बेटा नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन सेल इक्वल टू क्या? सेल नंबर। तो सेल नंबर 3 है, इसकी मतलब सबसेल भी क्या होगी? 3 होगी। सबसेल भी क्या होगी? 3 होगी। कौन कौन से हुआ? इसमें हुआ एस, पी और डी। यानी हम यदि बात करें, इसको ब्रैकेट में लिखें, तो ये आपकी 1s है, ये 2s है, ये क्या बेटा? ये 2p है, ये वाला आपका 3s है, 3p और ये 3। तो आपको पता बेटा एस का शेप आपको पता है स्फेरिकल, पी का शेप आपका डंबल शेप, और डी का शेप क्या होता है बेटा? डी होता है डबल डंबल शेप। क्या होता है बेटा? डबल डंबल शेप। क्या होता है? डबल डंबल शेप। डी का शेप क्या होता है बेटा? डबल डंबल शेप होता है। और यदि हम n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू क्या बेटा? 4 है, l का मान क्या होगा? 1, 2, 3, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 0 से, 0, 1, 2 और 0, 1, 2 और 3। तो 0 है l का मान, तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, और यदि l का मान 3 है तो क्या होगा? f। क्या होगा बेटा? f। f का शेप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसकी बात में आगे कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे बेटा क्या होता है? ऐसे ये है 4s। क्या है बेटा? 4s। ये क्या है बेटा? 4p। ये आपका है बेटा 4d। ये आपका 4f। ओके, अब आपको समझ आने लगा होगा कि कैसे हम बताएंगे एज इक्वल टू क्वांटम नंबर। तो बात क्लियर है। यदि l इक्वल टू 1 है, एस सबसेल है, तो l इक्वल टू 0 है, एस सबसेल है, l इक्वल टू 1 है, p सबसेल है, l इक्वल टू 2 है, d सबसेल है, l इक्वल टू 3 है, f सबसेल है। ओके, सेल नंबर से आपको पता है n इक्वल टू 1 मतलब एक ही आपका सबसेल कौन सी? 1s। n इक्वल टू 2 है तो दो सबसेल होगा, कौन कौन सा? 2s, 2p। कौन सा बेटा? 2s, 2p। n इक्वल टू 3 है तो तीन सबसेल होगा, कौन सा होगा बेटा? 3s, 3p, 3d। n इक्वल टू 4 है तो कौन कौन सा? 4s, 4p, 4d, 4f। और इसी तरह आपका n इक्वल टू 5, 6, 7 d होगा। तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये बेटा आपका कॉपी हो गया है। और आपको बेटा इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, इस पर क्वेश्चन आता है ऐसे क्वांटम नंबर से। बेटा हम यहाँ से फिर बता रहे हैं कि हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं जो पीजी सिलेबस में है और जिसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये उम्मीद मत रखिए कि बहुत डिटेल में बताया जाएगा आपको, क्योंकि बहुत डिटेल में बेटा आपको बताएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही आपका कम से कम 10 से 12 लेक्चर लगेगा, और फिर हम लोग सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे गिवन टाइम में। इसलिए आपको वही चीज़ बताई जा रही है, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो रेफरेंस बुक बहुत सी अवेलेबल है आपके पास होंगी भी, उससे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जीआईसी लेक्चर और पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से, उतनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। या मत सोचिए सर आपको थोड़ा कम बता रहे हैं और उसमें होना चाहिए, वो सब बेटा आप बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें यदि हम डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेगा, उतना समय आपके पास है नहीं। उसके लिए आप अलग से अपने घर पर समय दें, या हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पैक्ट वे में, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये एमएससी केमिस्ट्री वगैरह इसका
क्वालिफिकेशन है, तो आपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपको और अपना नॉलेज इंप्रूव करना है तो टेक्स्ट बुक से और पढ़ सकते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जैसे क्वेश्चन पूछा था उस पैटर्न में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्या इसमें ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सब सेल इक्वल टू क्या होता है 2l+1। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी दिए हुए सबशेल में, किसी दिए हुए सबशेल में ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होगी बेटा 2l+1 होगी। क्या होगी 2l+1। और क्या ध्यान रखना है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए आपको फॉर्मूला बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबशेल इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो होता है 2 × 2l+1। बात क्लियर बेटा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ऑर्बिटल की संख्या 2l+1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ऑर्बिटल की संख्या में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और बड़ा क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो हमने पूछा था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, पूछता है आपसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ लेता है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है √l × l+1 h/2π। ये बेटा इसका फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ये फॉर्मूला आपको याद है तो जिस भी सबशेल के लिए, क्योंकि एल पर डिपेंड करता है, तो जिस सबशेल का पूछेगा आप उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में साफ साफ क्लियर है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओनली डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एस के लिए एल का मान 0, पी सबसेल के लिए एल का मान 1, डी सबसेल के लिए एल का मान 2, एफ सबसेल के लिए एल का मान 3 एंड सो ऑन। तो जिस भी सबसेल के लिए पूछेगा आप एल का वैल्यू रखेंगे और इस फॉर्मूले से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। बात क्लियर बेटा? ठीक, नेक्स्ट हम लोग का तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो थर्ड क्वांटम नंबर बताओ क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताएगा बेटा आपको, इससे हमें जानकारी मिलती है, इट टेल्स अबाउट number of orbitals, it tells about number of orbitals present in, it tells about number of orbitals present in given सबसेल। हमको क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m आपको बताता है कि किसी दिए हुए सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और क्या बताया, और बताएगा इट टेल्स अबाउट, क्या बताएगा बेटा, it tells about orientation of, it tells about orientation of orbitals, it tells about orientation of orbitals in space। ऑर्बिटल्स का स्पेस में ओरिएंटेशन भी कौन बताएगा, ये बताता है हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसे कॉपी कर लीजिए,
ये आपने कॉपी कर लिया है, इसको रब करके हम इसको आगे बढ़ाएं और क्या हमें जानकारी मिलेगी, कैसे पता चलेगा आपको कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे किसी सबशेल में और उनके लिए m का मान क्या होगा। ये सब बातें हम लोग करते हैं बेटा। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में बताइए। जो भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं JSC लेक्चर और PhD केमिस्ट्री की, उन सबको इस चैनल के बारे में बताइए ताकि सब लोग का भला हो सके। क्यों बेटा? ये ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यदि आप सोचेंगे सिर्फ हम सीख लें तो कोई फायदा नहीं है, सब लोग सीखेंगे क्योंकि बड़ा खुली दौड़ है। हर आदमी के पास उतना ही टाइम है, उतनी ही मेहनत है। सिलेक्शन उसका होगा जो पूरे दम से मेहनत करेगा। तो आप ये सोचें कि हम अपने फ्रेंड्स को ना बताएं तो वो नहीं जानकारी पाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना काम करिए और पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। बाकी उसके बाद यदि कई लोग डिस्कस करें तो ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा नॉलेज और इम्प्रूव होता है। ठीक है बेटा? चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं आगे। अब समझिए इसमें और आपको कौन कौन ध्यान रखना है। m values depends upon l, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजी मतलब क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। हमने उसी को लिखा m वैल्यूज डिपेंड अपॉन l वैल्यूज। कैसे बेटा? ध्यान रखना है, m वैल्यूज वेरीज फ्रॉम, जो m का मान है वो होता है बेटा -l से 0 प्लस l तक, यानी m का मान -l से +l तक होता है इंक्लूडिंग 0। यानी यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और टोटल नंबर ऑफ m values for given subshell, for given subshell, यानी कुल कितने ऑर्बिटल्स होंगे या किसी दिए हुए सबशेल के लिए m के कितने मान होंगे। तो कितना होता है बेटा? 2l प्लस 1। क्या होता है बेटा? 2l प्लस 1। देखिए कैसे आया बेटा ये भाई, देखिए -l से +l तक तो 2l तो ये हो गया, ये l प्लस l 2l, और 0 भी लेना है तो 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। तो किसी दिए हुए सबशेल के लिए m की वैल्यूज का नंबर यानी कितने ऑर्बिटल्स होंगे या m के कितने मान होंगे वो क्या होगा बेटा? 2l प्लस 1 के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ थोड़ा और डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए ये आपका है l वैल्यू, ये आपका सब शेल, ये आपका m। ठीक है? जैसे से कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा ऐसे इधर करते हैं। m वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बेटा देखिए यदि आपका l का मान 0 है, क्या बेटा? l का मान 0 है तो कौन सी सबशेल होती है? याद है आपको ना? तो आपकी सबशेल होती है s। कौन सी होती है बेटा? s। सबशेल कौन सी होती है? s। कितने ऑर्बिटल होंगे भैया? l का मान 0 है, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका मान क्या होगा भाई? -0 प्लस 0 कुछ होता नहीं, 0 होता है। उसके लिए m का मान क्या होगा बेटा? 0। क्या होगा? 0। और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 2। कितने होंगे? यानी s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला देखिए l का मान यदि बेटा आपका क्या हो? 1। l का मान क्या बेटा? 1। l की वैल्यू 1 है तो सबशेल कौन सी है? p सबशेल। सबशेल कौन सी बेटा? p सबशेल। तो ऑर्बिटल कितना होगा? l का मान 1 है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3,
यानी इसमें ऑर्बिटल्स होंगे, कितने बड़े ऑर्बिटल, यानी पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मान क्या होगा एम का, एम का मान माइनस एल से प्लस एल, जीरो को लेते हुए, तो माइनस एल मतलब -1 0 +1। एम का मान क्या होगा बेटा, इस वाले ऑर्बिटल के लिए, इस वाले ऑर्बिटल के लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। ओके, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 6। यानी पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। यदि आपका एल का मान 2 हो, एल का मान क्या हो, 2, तो सबशेल कौन सी हमारी होगी, तो सबशेल कौन सा होता है बेटा, डी। तो डी के लिए एल का मान 2 है, तो 2 × 2 4 + 1, यानी ऑर्बिटल कितने होंगे, 5। कितने होंगे बेटा, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल होंगे। और एम का मान क्या होगा, -l से +l, यानी -2 -1 0 +1 और +2, -2 -1 0 +1 +2। एम का मान इस ऑर्बिटल के -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2। यदि आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल कितना होगा बेटा, 5 ऑर्बिटल्स हैं डी में, तो 10 इलेक्ट्रॉन, वो 10 इलेक्ट्रॉन। यदि आपका ये 3 है, तब एल का मान 3, तो सबशेल कौन सी हुई, सबशेल हुई एफ। कौन सी सबशेल हुई बेटा, एफ। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एल का मान 3 है, 2 × 3 6 +1 7। ऑर्बिटल्स होंगे बेटा कितने होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6 7। मान क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। वीडियो मतलब आपको छोटा बना दिखाई दे, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। इस वाले का -3, इस वाले का -2, इसका -1, इसका 0, इसका +1 +2 +3। एफ हैव 7 ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 14। कितने हो गए, 14। एफ ऑर्बिटल में कितने, मतलब एफ सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स 14 इलेक्ट्रॉन। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा कॉपी कर लिया। अब हम लोग लास्ट क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं। सबसे आसान है वो क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बड़ा 3 क्वांटम नंबर आपको ध्यान रखना है कि उसकी इसमें आपको वेरिएशंस होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपको जहां भी क्वांटम नंबर पर मिले आप सॉल्व करिए, और यदि कोई क्वेश्चन फंसे तो आप हमें मैसेज करिए या मेल करिए, या फिर आप YouTube पर कमेंट करिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये कि पहले आप इसको सीखिए और प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा है 4th। ये आपका है स्पिन क्वांटम क्या बेटा, आपका स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा होता क्या है, एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन साथ ही वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमते हैं। जैसे हम यदि इलेक्ट्रॉन है, हम न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, तो हम न्यूक्लियस चारों घूमेंगे अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करते हैं, और उसी को कहते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और एस के बेटा 2 मान होते हैं, आपको दे देना क्या, +1/2 -1/2। एस का 2 मान होता है, +½ और -½ ये होता है फॉर
क्लॉकवाइज रोटेशन, किसके होता है फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये होता है फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या होता है फॉर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस के अराउंड भी या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उसी को डिनोट करते हैं किससे, स्पिन क्वांटम नंबर एस से। एस के दो मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। एस का मान प्लस हाफ किसके लिए, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, और माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर बेटा एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, थ्री क्वांटम, ओनली थ्री, ये सही वर्ड है, ओनली थ्री क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से बेटा, एन एल एंड एम, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर derived from Schrödinger wave equation। चारों क्वांटम नंबर में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका एन एल, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही डिराइव हुए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्योंकि आपको पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही, जो वेव मॉडल है उसी को मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहते हैं, और उसी से डिराइव होकर आपका क्वांटम नंबर्स बने हैं, उसी का सोल्यूशन है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है कि कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्राप्त हुए हैं, उसके सोल्यूशन से प्राप्त हुए हैं। वो ध्यान रखना है कौन कौन सा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई लेना देना, इसे कॉपी कर लीजिए। और इसी तरह आपका क्वांटम नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, यानी फिलिंग कैसे है, इन सब की बात करेंगे। इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, अफबाउ प्रिंसिपल। हम लोग इसमें क्या बेटा, अफबाउ प्रिंसिपल। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ये बेटा बार बार इसलिए कहना होता है क्योंकि यदि आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो हम ज़्यादा एनर्जी से वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। अब बेटा हम बात करते हैं अगली अफबाउ अफबाउ प्रिंसिपल। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, इसका कहना क्या है, अफबाउ मतलब होता है बेटा बिल्डअप, अफबाउ मतलब होता है बिल्डअप। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन सबसेल्स में एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, एनर्जी के बढ़ते क्रम में फिल करते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, क्या कहना है इसका, electrons are filled in various subshell in increasing order of their, यानी सबशेल में इलेक्ट्रॉनों को उनके एनर्जी के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं, यानी सबसे कम एनर्जी वाला सबसे जो होगा उससे पहले भरा जाएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला उसके बाद, उससे ज़्यादा उसके बाद, उससे ज़्यादा उसके बाद, सो ऑन। जैसे देखिए सबसे पहले फिलिंग होती है 1s सेक्शन में, उसके बाद 2s की, यानी सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की,
उससे ज़्यादा किसकी है बेटा? 2s की, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर उसके बाद इधर लिख देते हैं 4। बड़ा ध्यान रखना आपको, 1s की एनर्जी सबसे कम, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, फिर क्या होगा आपका 5s, क्या होगा 5s। 5s के बाद बेटा क्या होगा? आपने कर लिया 4s, 3d, 4p, 5s के बाद आपका होगा 4d, फिर 5p, 4d के बाद 5s, 4d, 5p, उसके बाद 6s, देन 4f। इतना तक याद रखिए, आप बुक से बोल सकते हैं। 4f के बाद बेटा क्या होगा आपका? 5p हो गया, देन 5d, देन 5d, 5d के बाद बेटा आपका 6p और 7s। बेटा क्या होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s। इस ये आपका क्या हो गया? एनर्जी का बढ़ने का क्रम है सब शेल का, और इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में फील्ड होते हैं। ओके, इसी के साथ ही एक रूल और दिया गया जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। यदि आप भूल जाते हैं, ये ऑर्डर भूल जाते हैं, या कभी क्वेश्चन आता है कि 2 शेल दिया रहेगा, सब शेल पूछेगा इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, आप कंफ्यूज हो गए या आपको उसमें याद नहीं आ रहा है, तो उसके सबसे अचूक तरीका है बोर-बरी प्रिंसिपल। वो आपको ध्यान रहे तो काम चल जाता है, मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं, गलत नहीं होता क्वेश्चन, तो वो आपको ध्यान रखना है। बोर-बरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होगा? यदि आप ये ऑर्डर भूल गए, जैसे आपको तो याद रहेगा, कम से कम यहां तक सभी को याद रहता है 3D तक। उसके बाद ये आप भूल जाते हैं कौन सा पहले और कौन सा बाद में होगा, तो उसके लिए आपको यदि याद है तो आप होता है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया जाता है, पूछता है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सही है, तो उसमें वैरी क्या करते हैं? ऑर्डर को वैरी करते हैं, तो आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं इस प्रिंसिपल से, बोर-बरी प्रिंसिपल से। क्या कहता है? इस प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग electrons are filled in subshell in increasing order of n plus l वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन सब शेल में n+l के बढ़ते मान के हिसाब से रखे जाते हैं, n+l के बढ़ते मान के हिसाब से भरे जाते हैं। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन क्या है? यदि मान लिए 2 या 2 से ज्यादा सब शेल के लिए n+l का मान सेम हो, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी है, इफ 2 or more subshell, if 2 or more subshell have same n+l वैल्यू, यदि 2 या 2 से ज्यादा सबशेल के लिए n+l का मान क्या होता है? सेम है, देन lower n value subshell, lower n value subshell have lower energy। क्या कह रहा है? यदि 2 या 2 से ज्यादा सबशेल के लिए n+l का मान समान आ जाता है, तो बेटा जिस सबशेल के लिए n का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और वो पहले फिल्ड होगी।
अब बेटा ये लिख रखा है हमने, इसको यहीं पर हम प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए आपको पता है बेटा, इसके लिए बेटा यदि बात करें, हम नीचे डिजाइन कर रहे हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट लेके बाद में ये करिएगा वरना तो हो जाएगा। बेटा यहाँ पर देखिए इस वाले के लिए आपका n प्लस एल का मान क्या होगा, n का मान 1, s के लिए l का मान 0, तो n प्लस एल का मान क्या होगा, 1, क्या होगा 1 होगा। इसके बाद इसके लिए बेटा n प्लस एल का मान क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा नहीं बेटा, 2 प्लस 0 2 होगा। इसके लिए 2p के लिए बेटा n प्लस एल का मान क्या होगा, 2p के लिए n प्लस एल का मान, p के लिए l का मान 1, n का मान 2 दे रखा है। 3s के लिए बेटा देखिए n इक्वल टू 3, s के लिए l का मान 0, तो 3 होगा। अब देखो यही आया मतलब भाई ये 2p और 3s सेल के लिए n प्लस एल का मान सेम हो गया, तो मुद्दा किससे पहले भरेंगे, बताइए आपको यहाँ पर, if 2 or more subshell have same n plus l value then lower n value subshell have lower energy। तो भाई जो जिसका मान, जिसके लिए n का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम है, यानी उसको पहले फिल करेंगे, इसलिए 2p पहले फिल हुआ, उसके बाद 3s। आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पर 3 प्लस 1 4 होगा, इसके लिए भी 4 होगा भाई, 3 प्लस p के लिए l का मान 1, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 0 4। यहाँ पर देखिए दोनों के लिए n प्लस l का मान सेम है, लेकिन पहले किसको फिल किया गया, 3p को, क्योंकि n के मान 3 इसके में कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें देखिए बेटा इसके लिए n प्लस एल का मान 3 प्लस 2 5, यहाँ 4 प्लस 1 5 और यहाँ 5 प्लस 0 5। यहाँ 3 सबशेल है, इसके लिए n प्लस एल का मान क्या है, 5 है 5 है 5 है। पहले किसको करेंगे, जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम, इसका मतलब वो सबशेल पहले फिल होगी जिसके लिए n का मान सबसे कम होगा, 3d, उसके बाद 4p देन 4s। आगे भी बेटा ऑर्डर इसी तरह लिखा गया है। यदि आपको गवर्नमेंट प्रिंसिपल याद है, यहाँ कंफ्यूजन होगा तो उससे चीज आपको क्या हो जाएगी, सही कर दी जाएगी। तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है हुंस रूल या हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, उसकी बात हम लोग करेंगे। हम इसे करेंगे अब हुंस रूल या हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको इसलिए बता रहे हैं, कभी मान लीजिए आपको लिखा गया हो हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, लगता है नया नियम आ गया है। ये दोनों सेम नियम है, कॉमनली हम उसको हुंस रूल कहते हैं और उसको हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि यह रूल ये बताता है कि किसी भी सबशेल में पहले इलेक्ट्रॉन सारे सबशेल में क्या सिंगली भरे जाएंगे, भाई इतने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, मल्टीप्लिसिटी होगी, इसीलिए इसको बोला गया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, क्या कहता है ये रूल, फिर समझ लेंगे तो बहुत आसान है समझने में। ये रूल एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी है। इन केस ऑफ subcells which have, in case of subcells which have degenerate orbitals। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, वो सबशेल जिनमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो उसे कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कौन कौन सबशेल है, जैसे आपका पी डी एफ। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसमें ऑर्बिटल्स की बात ही नहीं है। पी में 3 ऑर्बिटल्स, तीनों की एनर्जी सेम, डी में 5 ऑर्बिटल, 5 की एनर्जी सेम, एफ में 7 ऑर्बिटल्स, 7 की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको डीजेनरेट सबशेल भी कहते हैं।
ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर filled first singly ध्यान रखना है, जी सिंगल लिखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड फर्स्ट सिंगल विथ सेम स्पिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम स्पिन इन all orbitals. After that start pairing with electron having opposite स्पिन। हर पॉइंट बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। पहले बेटा क्या है, फर्स्ट सिंगली, मतलब पहले क्या करेंगे, सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, बढ़ते समय ध्यान रखेंगे सेम स्पिन छूट गया था, विद सेम स्पिन, ये ध्यान रखना है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बनेंगे उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए, ठीक। और जब बढ़ जाएगा सारे ऑर्बिटल में, आफ्टर दैट उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट पेयरिंग, उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन की, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। तो इतनी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो बड़ा सब्सटेंस है, जैसे आपका पी डी एफ, इनमें डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनका ये कहना है कि पहले इनमें इलेक्ट्रॉन्स आप भरेंगे सिंगली, जितने भी ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, तो 3 आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है। बढ़ते समय ध्यान रखना है कि वो सेम स्पिन की होना चाहिए। जब सारे ऑर्बिटल सिंगली भर गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन से भर गए, तब आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, और जो पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो बड़ा इसको आप समझ लीजिए, फिर हम इधर आपको समझा रहे हैं। एक बार आप बड़ा समझ के फिगर इसका फिलिंग इसकी, तो समझ लीजिए आपका मूड्स प्रिंसिपल अच्छे समझ में आ गया, और कभी भी इस पर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मैं आपको बस फिगर बना के समझा रहा हूँ, तो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जुड़ा ये सब प्रिंसिपल जो क्वेश्चन खूब आते हैं, और आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यदि आपको समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको तुरंत उसका आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें अच्छे से सीखिए, थ्योरी आपका अच्छा स्ट्रांग रहेगा, तो क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए बेटा क्या कहना चाह रहा है प्रिंसिपल, इस पर हम लोग समझेंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें आपका यदि P1 है, P ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है बेटा, ये पहला इलेक्ट्रॉन जो हमने भरा वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। अब P2 यदि कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा अभी क्या होगा, पहले वाले के सेम स्पिन का होगा, स्पिन दोनों क्या होगी, प्रॉपर वर्ड क्या है, पैरेलल स्पिन का होगा। क्या होगा, पैरेलल स्पिन का होगा। और यदि P3 है बेटा, तो यहां भी क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, क्योंकि 3 ऑर्बिटल थे, तीनों इलेक्ट्रॉन बेटा सेम स्पिन या पहला स्पिन के फिल हो गए। अब जब आपका P4 होगा, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या होगा, चौथा होगा अपोजिट स्पिन का। सिंगली पेयर हो गया बेटा, अब पेयरिंग किससे होगी, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होगी। वैसे ही आपका P5 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा, और फिर P6 पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, और ओके। आपको बात समझ आ गई कि जब जो 3 ऑर्बिटल्स में थे डिजेनरेट, तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली भरे गए विद पैरेलल स्पिन, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई, सिंगली भर गया, पेयरिंग कैसे स्टार्ट हुई, विद अपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ऐसे बेटा डी का होगा, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो D5 तक क्या होगा, पहले सिंगली भरा जाएगा विद पैरेलल स्पिन। D6 जब होगा
तब अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर बेटा? आपका इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके साथ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस जितना पीजीटी में है या सेक्शन में वो हमने कवर कर लिया। और अब इसमें जितने क्वेश्चन आपको मिले प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हम भी कराएंगे, यदि आपको उससे पहले ट्राई करिए कि हम तो सोल्यूशन उसका देंगे ही। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका है पाउली एक्सक्लूजन यह क्या प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहना है बता दीजिए नो, नो मतलब नहीं, नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom, no two electron in an atom have same set of four quantum। इसका कहना उड़ा ये है कि किसी एटम में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, समान होगा। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ओके, इसका यदि हम दूसरे फॉर्म में जाएं तो इसका जो दूसरा मॉडर्न फॉर्म है वो ये है इन एनी ऑर्बिटल maximum two in any orbital maximum two electrons present which have opposite spin। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा तो आपको सीख लेंगे। देखिए पाउली प्रिंसिपल आपका ये भी है और ये भी है, दोनों में कोई भी आपको टेक्स्ट में मिल सकता है, ऑप्शन में ध्यान रखना है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, या उसका मॉडर्न फॉर्म क्या है, इन एनी ऑर्बिटल मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट व्हिच हैव अपोजिट स्पिन। जैसे देखिए हमने ये सिंपली आपका 3s लिया है, 3s2 है। ओके, इस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इसके लिए n का मान 3 होगा, भाई 3s है तो 3 होगा, l का मान s है तो 0 होगा, m का मान क्या होगा बेटा 0 होगा, l का मान 0 m का मान 0, s का मान यानी स्पिन क्वांटम नंबर इसका +1/2 है। इस इलेक्ट्रॉन की बेटा हम बात कर रहे थे, इस वाले की बेटा क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इसके लिए भी n का मान 3 होगा, भाई 3s है, s के लिए l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा, क्यों l का मान 0 m भी 0, लेकिन s का मान क्या होगा -1/2, क्या होगा -1/2। तो देखिए एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, इनके तीन क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन चौथा डिफर है। चौथा क्या है, डिफर है। तभी ये बोला गया कि किसी भी एटम में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर क्या हो, फोर सेट ऑफ नंबर सेम हो। ज्यादा से ज्यादा 3 सेम होगा, लेकिन चौथा सेम कभी नहीं होगा। तभी ये मॉडर्न फॉर्म है इसका, इन एनी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट व्हिच हैव अपोजिट स्पिन। यहां में देखा बेटा 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम था दोनों का, लेकिन स्पिन क्या है, अपोजिट है, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या दोनों का डिफरेंट है। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर थोड़ा आपको हम एक चीज और ऐड कर दें, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पहचानना, किसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक, किसे डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ लिए थे इलेक्ट्रॉन काउंट करना, तो यहाँ उसकी बात कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक सिंपल तरीका, हमें सिर्फ पहचानने की बात करनी है। स्पीसीज यानी
एटम, मॉलिक्यूल और आयंस which have unpaired electron are known as paramagnetic species. पैरामेटिक स्पीसीज यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, कम से कम एक, विच है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो, एक से ज्यादा हो, तो क्या कहलाते हैं बेटा? पैरामेटिक स्पीसीज कहलाते हैं। और इसके में पूछता है आपसे क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, या स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं इसको, बेकदार स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये म्यू से रिलेट करते हैं बेटा। ये क्या होता है सब फॉर्मूला? रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, मतलब बी एम होता है बोर मैग्नेट्रॉन, बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट है। यहाँ पे एन क्या है? एन बेटा आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन है। यदि आपको एन का मान पता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं। यदि एन इक्वल टू कम से 1 होगा तभी वो पैरामैग्नेटिक होगा, एन इक्वल टू 0 तो डायमैग्नेटिक। यानी अगली चीज क्या है बेटा? डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन आता है आपको दिया रहेगा डायमैग्नेटिक, आपको चीज दी रहेगी एटम, मॉलिक्यूल है, उसमें आपको पूछेगा कौन सा पैरामैग्नेटिक है या कौन सा डायमैग्नेटिक है, या पूछेगा कौन कौन सी पैरामैग्नेटिक है पेयर बना के। तो आपको करना क्या है? सिंपली उसमें देखना है कि इसमें एंटिप्रोटॉन है, जिसमें एंटिप्रोटॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, इसमें एंटिप्रोटॉन नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। फिर पूछता है मैग्नेटिक मोमेंटम बताइए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। तो एन का मान, नंबर ऑफ एंटिप्रोटॉन का मान रखेंगे यहाँ पर, तो आपको उसका मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा? species which have no any, यानी कोई नहीं, no any unpaired electron are diamagnetic। ओके बेटा, तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानना, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम बताना, मैग्नेटिक मोमेंट बताना, ये आप इससे कर सकते हैं। ऐसे सारी लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। बट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, जैसे हमने डिसाइड किया था 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके जीएससी लेक्चर और पीजीटी केमिस्ट्री में पूछे गए हैं, वो हम लोग उसका वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड करेंगे। हम उस पर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं और उसके बाद उसको आपको उसका लेक्चर हम दे देंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।